हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीएम स्टडी। अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं पर परागण क्या होता है। पर परागण में जैसे किसी प्लांट पर, ये कोई प्लांट है और उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक। ये कोई पुष्प लगा हुआ है इस पर, ये लीजिए। और इस पुष्प में नर जनना पुंकेसर होगा, अगर ये द्विलिंगी है तो, और माता जनना ये इस तरीके से, यानी ये पुंकेसर और ये अंड, ठीक। दूसरा पादप जो इसी की जाति का है, ये इसी की जाति का दूसरा पादप है और इस पर भी पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। इस पे भी ये अंडा और ये पुंकेसर, दो अलग अलग पादप है, दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे पर परागण कहते हैं, ठीक है। एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे पर परागण कहते हैं, ठीक। देखो, ज्यादातर जो पादप होते हैं उनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ज्यादातर पादपों के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, और द्विलिंगी होते हैं तो उनमें स्वपरागण ज्यादा होगा, ठीक। पर परागण की संभावना कम होती है क्योंकि पर परागण के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, यानी कोई माध्यम होना चाहिए जो परागणों को एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंचाए। कोई साधन होना चाहिए ना, तभी तो पहुंच पाएंगे। जबकि खुद के वर्तिकाग्र पर तो आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि उसी पुष्प पर है। भाई, खुद के वर्तिकाग्र पर तो आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि एक ही पुष्प पर है, लेकिन दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचना है तो किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसलिए पर परागण की संभावना कम होती है और स्वपरागण की संभावना ज्यादा होती है। अब मैं आपको बता रहा था कि पर परागण के लिए कुछ साधन या कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसका ही अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है पर परागण की विधियां, कि पर परागण कौन सी विधियों के द्वारा संपन्न होता है, यानी पर परागण के लिए साधन की जरूरत है जो परागणों को एक पादप से दूसरे पादप पर लेके जाए। अब ये साधन दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला हो सकता है जैविक साधन और दूसरा अजैविक साधन। तो जैविक में तो जैसे आ गया कीट, ठीक है, मधुमक्खी, सॉरी ये तो कीट में आ जाएगा, पक्षी, ठीक, मधुमक्खी। तो ये तो जैविक साधन हुए जो परागणों को एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंचाने का क्या करेंगे, करेंगे। और अजैविक साधन में जैसे है वायु और जल, ये अजैविक साधन है।
जो पराग कणों को एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो पर परागण के लिए साधन की आवश्यकता है। ये साधन हो सकते हैं दो प्रकार के, जैविक साधन जैसे कि पक्षी मधुमक्खी, अजैविक साधन जैसे वायु जल। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि स्व परागण की संभावना ज्यादा होती है, पर परागण की संभावना कम होती है। सपोज मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं और वो रुपए मुझे मेरी ही जेब में डालने हैं, तो मुझे किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरे रुपए निकालूंगा, अपनी जेब में डाल लूंगा, मेरे पास है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया स्व परागण, इसमें तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मान लीजिए कि मुझे मेरे दोस्त के पास जो जयपुर बैठा है उसके पास रुपए पहुंचाने हैं, तो अब मुझे किसी ना किसी साधन की जरूरत पड़ेगी। साधन या तो मैं बाई डाक के द्वारा भेज सकता हूँ, या बैंक के द्वारा ट्रांसफर करवा सकता हूँ, या आजकल जो ऐप चल रहा है इसके द्वारा ट्रांसफर करवा सकता हूँ। तो इन साधनों की तो आवश्यकता पड़ी ना मेरे को। ठीक है, साधन के द्वारा पहुंचेगा मेरे दोस्त के पास पैसा, इसका मतलब वो क्या हुआ, पर परागण हुआ। ठीक है, और ज्यादा संभावना किसकी बता रहा हूँ, स्व परागण की, कि भाई मेरे पास अगर रुपए है ना तो वो मैं खुद की जेब में ही रखना पसंद करूंगा, किसी और को देने की बजाय। किसी और को क्यों दूं, मेरी जेब में ही रखूंगा ना। ठीक है, तो पर परागण के लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है, वो जैविक और अजैविक साधन होते हैं। ठीक है, और साधनों के आधार पर परागण के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है वायु परागण। वायु परागण से आप समझ गए होंगे कि वायु के द्वारा परागण होता है, यानी परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा होते हैं, वायु के द्वारा स्थानांतरित होंगे। ठीक है, ये जंतु ले लेते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि मधुमक्खी तो कीट में आ जाएगी। तो वायु परागण की बात मैं आपको बता रहा था कि परागकण वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। तो वायु परागण के लिए परागकण कैसे होने चाहिए, मतलब ऐसे पादप, ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है, उन पुष्पों में परागकण कैसे होने चाहिए। तो परागकण की विशेषता सुनिए। परागकण हल्के होने चाहिए, संख्या में अधिक होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, चिकने होने चाहिए। ठीक है, ऐसे बादल जिनमें वायु परागण होता है उनमें परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के, ताकि आसानी से हवा में उड़ सके। संख्या में अधिक होने चाहिए, क्योंकि हवा द्वारा सारे परागकण तो पुष्प पर पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, कोई एक दो पहुंच पाएंगे, तो ज्यादा संख्या में परागकण बनने चाहिए। शुष्क होने चाहिए, शुष्क होंगे तो हल्के होंगे, आसानी से उड़ पाएंगे हवा में। चिकने होने चाहिए ताकि आसानी से वर्तिकाग्र से चिपक सके। इस तरह देखिए, ये पुंकेसर है और ये आपको पता है परागकोश है। और परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण। तो खूब सारे परागकण बनेंगे, छोटे छोटे, साइज में छोटे भी होने चाहिए। ठीक, छोटे छोटे परागकण बनेंगे और इनमें से मुक्त हो गए। अब ये हवा के द्वारा कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। किसके द्वारा पहुंचेंगे, हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा सारे पहुंच जाएं ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि हवा में कई तो दूर दूर तक उड़ जाएंगे, थोड़े बहुत ही पहुंच पाएंगे। इसलिए संख्या में ज्यादा होने चाहिए कि भाई सारे उड़ भी जाएं तो कम से कम एक दो तो पहुंचे वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अच्छा,
हल्के होने चाहिए ताकि हवा में उड़ सके, शुष्क होने चाहिए, शुष्क होंगे तो हल्के होंगे, उड़ने में सहायक होंगे, चिकने होने चाहिए ताकि वर्ती कागज से चिपक सके, और छोटे होने चाहिए, साइज में छोटे छोटे होंगे तो हल्के होंगे। अच्छा, ये तो अनुकूलन हुआ इनके लिए, परागकणों के लिए कि भाई अगर वायु द्वारा किसी पुष्प में परागण होता है तो उसके परागकणों की ये विशेषताएं होनी चाहिए। साथ में ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है उनके वर्ती काग्र की भी विशेषताएं होनी चाहिए। कैसी विशेषता होनी चाहिए? वर्ती काग्र पर छोटे छोटे रोम होने चाहिए। ठीक है, रोम या पश्चिमाव रोम जैसी संरचना होनी चाहिए ताकि परागकण हवा में उड़ते हुए इनमें फंस जाएं। ये लो, परागकण क्या होंगे? इनके बीच बीच में फंस जाएंगे। तो वर्ती काग्र में भी वायु परागण हेतु अनुकूलन होते हैं, यानी कि वर्ती काग्र या तो रोम युक्त या पश्चिमाभ युक्त होती है, और ऐसा किसमें पाया जाता है? घास की वर्ती काग्र। ठीक है, एक पादप है टाइफा, इसमें वर्ती काग्र ब्रूस जैसा होता है, यानी वही बात है, ब्रूस जैसे लंबे लंबे दांते होंगे, तंतु होंगे, और जब परागकण हवा में उड़ के जा रहे होंगे तो इनमें फंस जाएंगे। ये लो, तो वायु के द्वारा जिन पुष्पों में परागण होता है उनके परागकण छोटे, हल्के, शुष्क, चिकने संख्या में अधिक होनी चाहिए तथा वर्ती काग्र रोमिल होनी चाहिए या ब्रूस जैसी होनी चाहिए ताकि हवा में उड़ते हुए परागकण उन वर्ती काग्र में फंस जाए। तो ये साधनों के आधार पर परागण का पहला प्रकार हुआ वायु परागण। ठीक है, तो बाह्य साधनों के आधार पर परागण का पहला प्रकार अपन ने देखा वायु परागण। दूसरा प्रकार है जल परागण, यानी कि परागण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। ठीक है, यानी परागकण जल के द्वारा वर्ती काग्र पर पहुंचेंगे, और ऐसा किसमें होता है? जलीय पादपों में, यानी कि जो जल में उगते हैं उन्हीं पादपों में जलीय परागण होता है। लेकिन सभी जलीय पादपों में जलीय परागण यानी जल परागण नहीं होता, यानी जल में उगने वाले जो पादप है ना उनमें सभी में जल परागण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटामोजिटोन और मीडियोफिलम, ये ऐसे पादप हैं जो जल में उगते हैं, लेकिन इनमें परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ठीक है, यानी कि इनके जो पुष्प है वो जल से ऊपर निकले हुए होते हैं, तो वायु द्वारा परागण होगा। निम्फिया, ये भी एक जलीय पादप है, लेकिन इसमें कीट परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। तो जलीय पादप होते हुए भी इनमें जल परागण नहीं हो रहा, बल्कि वायु परागण और कीट परागण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। जल परागण, इसके दो प्रकार हैं। प्रकार नंबर 1 अधो जल परागण या जलाद परागण, ये जल के अंदर होता है। ठीक है, यानी कुछ जलीय पादप पानी में डूबे हुए होते हैं जिन्हें जल निमग्न पादप कहते हैं, जैसे नादास, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा, ये सारे कैसे पादप हैं? निमग्न पादप, यानी पानी में डूबे हुए अंदर, और नीचे ही इनमें परागण हो गया जल के द्वारा, परागण वर्ती काग्र पर पहुंच गए, तो ऐसे जल परागण को कहते हैं अधो जल परागण या जलाद परागण। ठीक, दूसरा प्रकार है अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण, जल की सतह पर होगा। किस पर होगा परागण? जल की ऊपरी सतह पर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरियम। खैर अपने सिलेबस में आरबीएससी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है वेलिसनेरियम। इसमें परागण कैसे होता है ये नहीं समझा रखा, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो सिलेबस है उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है।
कि वेलिसन एरिया में जल परागण किस प्रकार होगा। तो अपन पूरा देखते हैं। ये कोई जलीय स्रोत है, ठीक, और उसमें ये वेलिसनेरिया पादप उगा हुआ है। वेलिसनेरिया जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पानी में डूबा हुआ है, निमग्न पादप है, एक बात। दूसरी बात, ये पादप, ये इस पे लगे हुए हैं नर पुष्प, तो ये नर पादप हुआ, ठीक है। इस पे लगे हुए हैं मादा पुष्प, तो ये मादा पादप हुआ, पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि नर पादप पर नर पुष्पों का निर्माण हुआ, और नर पुष्प खिलने से पहले, यानी खिलेंगे नहीं, बंद अवस्था में ही टूट करके कहां आ जाएंगे, जल की सतह पर, जल की सतह पर आ गए, बंद अवस्था में ही कहां आ गए, जल की सतह पर, और तैरने लगे। तो ये सारे क्या हैं, ये नर पुष्प है जो जल की सतह पर तैर रहे हैं बंद अवस्था। ये पादप मादा पादप जिसमें मादा पुष्प लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए, ये तो है इसकी वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका जो कुंडलित है, देख पा रहे हैं आप, कैसी है, कुंडलित, यानी स्प्रिंग की तरह मुड़ी हुई है। और जब ये परिपक्व हो जाती है, यानी वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगी, तो इसके कुंडलन थोड़े थोड़े खुल जाएंगे, और कुंडलन खुलेंगे तो वर्तिकाग्र कहां पहुंच जाएगी, जल की सतह पर, ठीक है, पहुंच गई। पानी में तैरते हुए नर पुष्प इसके पास आएंगे, और पास आने के बाद में खुल जाएंगे, ठीक। खुलेंगे तो क्या होगा, पराग कण इनमें से निकल करके किसके ऊपर पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। पराग कण पुष्प, नर पुष्प से कहां पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर, और फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिर वर्तिकाग्र में फिर से कुंडलन होगा, और वर्तिका फिर से पानी के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से वेलिसनेरिया में जल परागण होता है। कौन सा, अधिजल परागण, जल की सतह पर हो जो परागण, उसे अधिजल परागण कहते हैं। और जो जल के अंदर हो उसे कहते हैं अधोजल परागण। तो जल परागण किसे कहा, जलीय पादपों में परागण जल के द्वारा होता है, अगर अंदर हो तो अधोजल परागण, सतह पर हो तो अधिजल परागण। तो बाह्य साधनों के आधार पर परागण का तीसरा प्रकार है कीट परागण, ठीक है, यानी कि कीटों के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो कीट यहाँ पर परागण में सहायक होते हैं, इसलिए इसको कीट परागण कहते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से कीट परागण में सहायक होते हैं, मधुमक्खी, तितली, पतंगा, ठीक है, टाटिया, टाटिया मतलब ततैया, ततैया तो जानते हो, वो भी, और बीटल। तो ऐसे कुछ कीट हैं जो पर परागण में सहायक होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट है मधु। 80% कीट परागण में 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब कीट परागण जिन पुष्पों में होता है उन पुष्पों की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कौन से पुष्पों की, कीट परागित पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो पुष्प होने चाहिए चमकदार, आकर्षक, गंध युक्त, सुगंध आनी चाहिए उनमें, मकरंद युक्त, ठीक है। पुष्प कैसे होने चाहिए, रंगीन, रंगीन पुष्प होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए, ताकि कीट पुष्प की ओर आकर्षित हो,
ठीक है, परागण में सहायता करे। तो कीट परागण कौन कौन से पादपों में होता है? सरसों में, सालविया जिसका दूसरा नाम है तुखमलंगा, ठीक है, आंख में यानी आंकड़े में, इन सब में जो है कीट परागण होता है। इसमें से खैर अपने सिलेबस में फिर से वो इतना ही दे रखा है कि एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन इसमें सालविया में कीट परागण थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, है नहीं अपने सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि आगे जाकर के ये काम आता है। तो सालविया में कीट परागण कैसे होता है? ये सालविया का पुष्प है, ये पुष्प द्विओष्ठी पुष्प होता है, ठीक है, द्विओष्ठी यानी दो ओष्ठ जैसी संरचनाएं इसमें होती है। ये इसके ऊपर लगा हुआ है ये पुंकेसर, ये है इसका अंड, ठीक है, और ये इसके ऊपर आकर बैठा कीट। तो कीट जैसे ही नीचे वाले ओष्ठ पर आकर के बैठेगा तो पुष्प हिलेगा, और हिलेगा तो पुंकेसर का पराग कोष कीट की पीठ से जाकर के टकराएगा, और टकराएगा तो इसमें से पराग कण निकल करके इसके पीठ पर चिपक जाएंगे, कीट की पीठ पर चिपक गए। अब यही कीट दूसरे पुष्प पर जाएगा जिसकी पीठ पर पहले से क्या लगे हुए हैं? पराग कण। अब ये जाकर के दूसरे पादप के पुष्प पे, सालविया के दूसरे पादप के पुष्प पर बैठेगा, तो बैठते ही नीचे वाले ओष्ठ पर बैठेगा, पुष्प हिलेगा, तो इसके ऊपर ये जो अंडक है इसकी वर्तिकाग्र पीठ से टकराएगी, कीट की पीठ से टकराएगी, और इसकी पीठ पर जो परागकण लगे हुए हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से सालविया में कीट परागण होता है। तो कीटों के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसी को कहते हैं कीट परागण। चौथा टाइप है इसका पक्षी परागण। पर परागण का बाह्य साधन क्या जाकर चौथा प्रकार है पर परागण, सॉरी पक्षी परागण, यानी कि यहाँ पर परागकण पक्षियों के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के जो पादप होते हैं उनमें ज्यादातर पक्षी परागण होता है। अब जो पक्षी परागण जिन पुष्पों में होता है वो पुष्प कैसे होने चाहिए, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो वो पुष्प एक तो आकार में बड़े होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, ठीक है, गंध युक्त होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए। इनकी प्राप्ति के लिए, मकरंद की प्राप्ति के लिए पक्षी पुष्प पर आएंगे, अपनी चोंच को अंदर पुष्प में डालेंगे तो चोंच पर पराग कण चिपक जाएंगे, और जब वही पक्षी दूसरे पुष्प पर जाएंगे और अपनी चोंच अंदर डालेंगे तो परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इसको अपन अभी डायग्राम से समझेंगे, लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से पादपों में कौन कौन सी आकृति के पुष्प पाए जाते। जैसे नलिकाकार पुष्प तंबाकू में, प्याले नुमा बोतल ब्रूस में, ये पादप का नाम है। कुंभाकार एडिकेसी कुल के पादपों में अलग अलग आकार के पुष्प पाए जाते हैं, जिनमें परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा, क्योंकि ये आकार में बड़े हैं, मकरंद युक्त होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुगंधित होते हैं, तो पक्षी आकर्षित होकर इन पुष्पों पर आते हैं और परागण करते हैं। तो कौन कौन से पक्षी हैं जो परागण में सहायक होते हैं? तो परागण करता पक्षी, गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, नेक्टेरिना, ये पक्षी हैं जो पक्षी परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पादप हैं जिनमें पक्षी परागण होता है? तो ये पादपों के एग्जाम्पल है, ठीक है।
जिनमें कौन कौन से पादप आते हैं? सेमल, बिग्नोनिया, प्लास। इनमें कौन सा परागण होता है? पक्षी परागण होता है। ठीक है, तो पक्षी परागण वाले पादपों के पुष्प बड़े आकार के होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए। अब इनमें परागण कैसे होगा पक्षी के द्वारा, ये समझिए। यहां बता देता हूं मैं डायग्राम बना करके। जैसे ये किसी पादप का पुष्प है, नली का आकार मान लीजिए, ये लंबा पुष्प है, बड़े आकार से होंगे ही। ठीक, और इसके अंदर ये लगे हुए हैं पुंकेसर, ये इस प्रकार से ये पुंकेसर लगे हुए हैं, और साथ में वर्तिकाग्र भी होगी इस पर। अब कोई पक्षी मकरंद की प्राप्ति के लिए इस पुष्प पर आकर के बैठता है और लंबी चोंच को, ज्यादा लंबी चोंच हो गई, ठीक है, अपनी लंबी चोंच को मकरंद की प्राप्ति के लिए अंदर डालता है। तो चोंच पर ये पुंकेसर के परागकोश टकराएंगे, और टकराएंगे तो चोंच पर परागकण चिपक जाएंगे। ये परागकण चोंच पर चिपक गए। ठीक है, अब यही पक्षी दूसरे पुष्प पर पहुंचेगा। ये दूसरा पुष्प है, और अपनी चोंच मकरंद प्राप्ति के लिए अंदर डाले, और जिस पर पहले से ही क्या लगे हुए हैं? परागकण चिपके हुए हैं, ये दो। और अब इसकी चोंच वर्तिकाग्र से टकराएगी और परागकण किसके ऊपर पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। तो इस प्रकार से ये पक्षी परागण हुआ। एक पुष्प में जब चोंच डालेंगे तो परागकण चोंच पर चिपक गए। यही पक्षी दूसरे पुष्प के अंदर चोंच डालेगा तो परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया पक्षी परागण। तो पांचवा टाइप है चमगादड़ परागण। बाह्य साधनों के आधार पर परागण का पांचवा टाइप चमगादड़ परागण, यानी कि यहाँ पर परागण किसके द्वारा होगा? चमगादड़ द्वारा। अब चमगादड़ के बारे में आप सब जानते हैं कि चमगादड़ कैसा होता है? रात्रिचर होता है, रात को निकलता है। ठीक है, तो इसके द्वारा परागण कौन से पादपों के पुष्पों में होगा? जिनके पुष्प रात को खिलते हैं, ठीक है, उन पुष्पों में चमगादड़ के द्वारा परागण होगा। अब चमगादड़ पुष्प पर या तो मकरंद की प्राप्ति के लिए जाएगा या फिर जाएगा कीटों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पुष्प पर कीट होंगे और उन कीटों को खाने के लिए जाएगा, या मकरंद प्राप्ति के लिए चमगादड़ पुष्पों पर जाएगा। तो ऐसे पुष्प जो रात को खिले और जिनमें मकरंद की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, उन पर चमगादड़ के द्वारा परागण होगा। तो चमगादड़ पुष्पों पर जाएंगे, उसके पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का क्या करेंगे? कार्य। तो चमगादड़ रात को खिलने वाले पुष्पों में परागण करने में सहायता करते हैं, जिनमें मकरंद भी होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है? तो कदम, कचनार, बालम खीरा, पादप का नाम है बालम खीरा, और गोरख इमली, इन पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो बाह्य साधनों के आधार पर परागण कितने टाइप हुए? 5। वायु परागण, वायु के द्वारा परागण होगा। जल परागण, जल के द्वारा होगा। कीटों के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा होगा। ठीक है, यानी कि एक पुष्प के पराग कणों को
उसी जाति के दूसरे पुष्प यानी उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचाने का कार्य परपरागण कहलाता है। और वो कार्य कौन करते हैं? ये सब करते हैं। तो ये दोनों तो कैसे हो गए? अजैविक साधन, ठीक है। और ये बाकी सारे कैसे हो गए? जैविक साधन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, इस तरह देखिए। सरप बरफ ये पादप का नाम है। और कुछ आर्किड्स पादपों में परागण घोंघों के द्वारा भी होता है। घोंघे भी इसमें परागण में सहायक होते हैं। और गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा भी परागण होता है। तो ये भी परागण में सहायक होते हैं। यानी पर परागण के लिए बाह्य साधन चाहिए। बाह्य साधन परागणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक यानी उसी जाति के दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का क्या करेंगे? कार्य। तो ये आज अपना टॉपिक हुआ पर परागण की विधि, ठीक है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं वो रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।